हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ग्रिड। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ रिसर्च। तो रिसर्च एप्टीट्यूड का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्या रिसर्च करने के स्टेप्स होते हैं। हमने सीरीज़ स्टार्ट की है रिसर्च एप्टीट्यूड की, जिसने वीडियोस नहीं देखी हैं पहली वो जाके देख लें। तो टोटल आपके 10 स्टेप होते हैं रिसर्च करने के, किस तरीके से रिसर्च की जाती है। तो 10 स्टेप, इनको हम डिटेल में आज स्टडी करेंगे। तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं क्या क्या होता है। पहले आपको रिसर्च प्रॉब्लम ढूंढना है, फिर आपको लिटरेचर रिव्यू करना है, फिर हाइपोथेसिस बनाना है, रिसर्च डिज़ाइन बनाते हैं, सैम्पलिंग डिज़ाइन, डेटा कलेक्शन होता है, डेटा एनालिसिस होता है, टेस्ट करते हैं हाइपोथेसिस, और फिर इंटरप्रिटेशन और जर्नलाइजेशन, और एंड में रिपोर्ट राइटिंग करते हैं। तो इन सबको हम एक डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला है आइडेंटिफाइंग द रिसर्च प्रॉब्लम। तो आप कभी भी कोई रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, टॉपिक होना चाहिए कि किस टॉपिक पे आप रिसर्च करना चाहते हो। तो सबसे पहला ही स्टेप है कि प्रॉब्लम और इशू दैट अ रिसर्चर वांट टू फाइंड सोल्यूशन फॉर। ठीक है, किस टॉपिक पे आप रिसर्च करना चाहते हो, किस प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हो अपनी रिसर्च के थ्रू। सेकंड स्टेप आता है लिटरेचर रिव्यू। ये क्या होता है, ओवरव्यू ऑफ ऑलरेडी पब्लिश्ड वर्क ऑन दैट टॉपिक। जो टॉपिक आपने चूज़ किया है रिसर्च के लिए, तो उस पर ऑलरेडी कितना काम हो चुका है वो हम लिटरेचर रिव्यू में करते हैं। ठीक है, अभी आप क्या है, ऑलरेडी रिसर्च अगर इस टॉपिक पे हो चुकी होगी तो फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आता है आपका फुल स्कॉलरली पेपर और बुक, और कोई आर्टिकल ऐसी है जिसके बारे में, मतलब जो टॉपिक आप रिसर्च करना चाहते हो इस पे ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है, तो आप ये पढ़ के देखोगे कि कितनी हो चुकी है और कितनी रिक्वायर्ड है। इट टेल्स अस द एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑफ द रिसर्च टॉपिक, कि जो ऑलरेडी हम टॉपिक चूज़ कर चुके हैं उसमें ऑलरेडी कितना एक्सप्लोर हो चुका है और कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे हम रिसर्च कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ पे ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है वो तो करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो लिटरेचर रिव्यू से आपको ये पता चलता है। फिर आपका डेवलपिंग हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस क्या होता है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट या एक अजम्पशन या एक प्रेडिक्शन होती है दैट इज़ टू बी टेस्टेड बाय द रिसर्चर। तो एक आप बोल सकते हो अनसर्टेन स्टेटमेंट, ठीक है, जो डेफिनेट नहीं है, हमें पता नहीं है, इसके लिए हम आगे रिसर्च कंडक्ट करेंगे। तो एक तरीके का अजम्पशन लेके हम चलते हैं हाइपोथेसिस में, तो वो होता है आपका एक हाइपोथेसिस। ठीक है, एजम्पशन या प्रेडिक्शन लेके जो हम चलते हैं और हम उसे रिसर्च के थ्रू प्रूफ करेंगे। ये आपका बेसिकली हाइपोथेसिस साइंटिफिक रिसर्च में डेवलप किए जाते हैं। ठीक है, हर किसी में नहीं, बेसिकली आपका साइंटिफिक रिसर्च जो होती है ना, वहाँ आपके हाइपोथेसिस बनते हैं, फिर उसके थ्रू उन्हें रिसर्च कंडक्ट किया जाता है और उसके थ्रू आपके हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है हाइपोथेसिस का। इसमें है आपका टेस्ट करोगे आप हाइपोथेसिस को, अगर सही रिजेक्ट एक्सेप्ट हो गई तो फिर थ्योरी आप एक डेवलप करते हो। दो टाइप के आपके हाइपोथेसिस होते हैं, नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या होता है, यही जो आप बनाओगे, ठीक है, डेवलप करोगे जो हाइपोथेसिस आप, वो होता है नल, और इसी को आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट करोगे अपने रिसर्च की हेल्प से। तो एक्सेप्ट हो जाता है तो थ्योरी बन जाता है उसके थ्रू, और अगर रिजेक्ट हो जाता है तो जो दूसरा वाला ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो अपने आप ही एक्सेप्ट हो जाता है, ये कैंसिल हो जाता है। इसको थोड़ा एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है, जैसे आपने कोई रिसर्च कर रहे हो तो आपने पहले ही एक अजम्पशन बना लिया कि जो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जो स्टूडेंट्स रात के टाइम पढ़ते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स हु स्टडी एट नाइट, जो रात के टाइम पढ़ते हैं स्टूडेंट, वो जल्दी लर्न कर लेते हैं इन कंपैरिजन टू किसके, जो डे टाइम में पढ़ते हैं। ठीक है, जो दोपहर के टाइम पढ़ते हैं उन बच्चों के कंपैरिजन में जो रात को पढ़ते हैं बच्चे, वो जल्दी लर्न कर लेते हैं। ये हमने एक, ये रियलिटी नहीं है, ये अनसर्टेन है, इंडेफिनेट है, हम इसको रिसर्च करना चाहते हैं, तो हमने एक हाइपोथेसिस, एक एजम्पशन बना ली। अब हम इसके लिए टेस्ट रिसर्च कंडक्ट करेंगे अपनी। ठीक है, फिर एंड में जाके हाइपोथेसिस टेस्ट करेंगे सारे रिजल्टेड डेटा वगैरह से। उसके बाद हम, ये हमारी नल हाइपोथेसिस कहलाती है। ठीक है, जो हम बना के चलेंगे इसको नल हाइपोथेसिस बोलते हैं, और इसी को हम टेस्ट करेंगे, इसके बेस पे हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, या तो हम इसे रिजेक्ट करेंगे। अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इसके बेस में हमारी थ्योरी आ जाएगी हमारे सामने कि हाँ ये ट्रू है, और अगर रिजेक्ट हो जाती है तो दूसरा वाला जो हाइपोथेसिस है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो वाला आपका ट्रू हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका फोर्थ स्टेप, रिसर्च डिज़ाइन प्रिपेयर करना। डिज़ाइन क्या होता है, बेसिकली एक तरीके से किसी चीज़ का ब्लूप्रिंट बनाना, एक स्ट्रैटेजी बनाना। कोई भी काम करने से पहले, कोई अगर आप काम करना चाहते हो तो उससे पहले आप एक स्ट्रैटेजी बनाते हो ना, किस किस तरीके से मैं इस काम को करूँगी या करूँगा। तो इसी तरीके से आपका रिसर्च डिज़ाइन होता है कि आप किस तरीके से पूरी रिसर्च को कंडक्ट करोगे, वो आप रिसर्च डिज़ाइन में प्रिपेयर करते हो। इसमें आपके वेरियस क्या क्या रिसर्च मेथड होंगे, क्या टेक्निक आप अडॉप्ट करोगे, ठीक है, रिसर्च कंडक्ट करने के लिए। जैसे
घर बनाने के लिए आर्किटेक्ट क्या होता है, पहले एक ब्लूप्रिंट सा तैयार करता है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाएंगी, हॉल कहाँ पे होगा, किचन कहाँ पे होगा। तो इसी तरीके से सेम रिसर्च डिज़ाइन भी इसी का काम करता है, ब्लूप्रिंट का, कि आपकी रिसर्च किस तरीके से कंडक्ट की जाएगी, कितना फंड लगेगा, कितना टाइम उसमें लगेगा, क्या क्या रिसर्च मेथड्स लगेंगे, वो सब हम रिसर्च डिज़ाइन में डिसीजन लेते हैं। उसके बाद आता है आपका सैम्पलिंग डिज़ाइन। सैम्पलिंग डिज़ाइन, अब आप रिसर्च कर रहे हो तो आप जो स्टूडेंट्स के बारे में आप बता रहे हो तो वो कैसे आप उनका प्रूफ करोगे, उनके लिए पार्टिसिपेंट्स तो होने चाहिए ना। तो अब क्या है, आप सारे स्टूडेंट्स को तो कवर नहीं कर सकते हो, पूरा पॉपुलेशन को तो आप कवर नहीं कर सकते हो, इट्स इम्पॉसिबल। तो आप क्या करोगे, पूरी पॉपुलेशन में से क्या करोगे, कुछ को आप चूज़ कर लोगे, ठीक है, कुछ लिमिटेड, जैसे 50 स्टूडेंट्स आपने चूज़ कर लिए तो वही हो गया आपका सैम्पल, क्योंकि आप पूरी पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर सकते हो, इसलिए आप कुछ वहाँ से निकाल लेते हो पॉपुलेशन में से और उनको सैम्पल और उनको टेस्ट करते हो, उसके बेस पे आप अपनी रिसर्च कंडक्ट करते हो। यहाँ पे सैम्पलिंग डिज़ाइन में हम देखते हैं कि हम क्या क्या सैम्पलिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं अपने सैम्पल को सेलेक्ट करने के लिए। अब ये जो 50 स्टूडेंट्स हम चूज़ करेंगे तो किस तरीके से करेंगे ये हम डिसाइड करते हैं सैम्पलिंग डिज़ाइन में। रैंडम सैम्पलिंग होता है जिसे हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी बोलते हैं, यानी कि जिसमें आपके पॉपुलेशन में से 50 स्टूडेंट्स चुनने के चांसेस सबके इक्वल होते हैं कि हम किसी को भी रैंडमली चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वो होता है आपका रैंडम सैम्पलिंग। नॉन रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, जहाँ पे आप बायसनेस यानी कि अपनी पसंद से चुनते हो, ठीक है, रिसर्चर चाहता है कि नहीं मैं इस वाले बच्चे को चुनूँ, एक इस वाले को चुनूँ, ठीक है, यहाँ पे चांसेस इक्वल नहीं होते हैं, यहाँ पे बायसनेस होती है, तो वो होता है नॉन रैंडम सैम्पलिंग, फेवरेबल वगैरह के बेस पे होता है। उसके अलावा आपका होता है मिक्स्ड सैम्पलिंग। मिक्स सैम्पलिंग में क्या होता है, थोड़े से बच्चे आपने रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू कलेक्ट कर लिए और कुछ आपने नॉन रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू कलेक्ट कर लिए। तो ये आपका आता है सैम्पलिंग डिज़ाइन में, किस तरीके से आपका सैंपल कलेक्ट किया जाएगा, क्या क्या आपके सैम्पलिंग के मेथड्स होंगे, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होता है, क्लस्टर सैम्पलिंग होता है, स्नोबॉल सैम्पलिंग होता है, तो बहुत टाइप होते हैं आपके सैम्पलिंग के, वो भी हम अलग एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम ये चूज़ करते हैं। अब सैम्पल हमने चूज़ कर लिया, इसके बाद हमारा मेन स्टेप आता है डेटा कलेक्शन। अब हमने सैंपल तो चूज़ कर लिया, अब उनसे डेटा भी तो कलेक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या होता है, कलेक्ट करते हैं हम डेटा फ्रॉम सेलेक्टेड सैंपल, जो हमने वो 50 स्टूडेंट चूज़ किए हैं उनसे अब हम डेटा कलेक्ट करेंगे। तो अब हम डेटा कलेक्ट करते हैं, तो डेटा बहुत तरीके से कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। प्राइमरी डेटा भी होता है, सेकेंडरी डेटा भी होता है, ठीक है। प्राइमरी डेटा में क्या होता है, जब आप डायरेक्टली जो पार्टिसिपेंट हैं उनसे ही डेटा कलेक्ट करते हो, ठीक है, डायरेक्टली जो ये स्टूडेंट्स हैं उनसे ही कलेक्ट किया आपने, यानी कि उनका इंटरव्यू ले लिया आपने, ठीक है, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन करके, या तो उनको ऑब्जर्व किया कहीं क्लासेस में बैठ के आपने उनको डायरेक्टली ऑब्जर्व किया, तो ये हो गया प्राइमरी डेटा। उसके अलावा सेकेंडरी डेटा से ले सकते हो, यानी कि कोई ऑलरेडी इस पे पब्लिश हो चुकी है रिपोर्ट, वहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है, वेबसाइट की हेल्प ले सकते हो, किसी आर्टिकल की हेल्प ले सकते हो जो इसी टॉपिक पे रिलेटेड हो, तो वो आ जाएगा आपका सेकेंडरी डेटा में। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, इस वाली स्टेज पे आप डेटा कलेक्ट करते हो जो भी आपके सैंपल है उनसे। प्राइमरी डेटा भी हो सकता है, वो सेकेंडरी डेटा भी आपका हो सकता है, ठीक है। डेटा कलेक्शन करने के बाद क्या इंपॉर्टेंट स्टेप आता है आपका, तो जो आपका डेटा कलेक्ट कर लिया है आपने 50 स्टूडेंट से, जो आप मान के चल रहे हो, प्राइमरी या सेकेंडरी किसी भी वे से आप कलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको डेटा को एनालिसिस करना है। अब बहुत सारा आपके पास डेटा अवेलेबल है, अब आप क्या करोगे, इस डेटा को क्लासीफाई करोगे, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करोगे, ठीक है। डिवाइड करने का क्या सीन है, मतलब आपके पास जो डेटा है अवेलेबल डेटा, बहुत सारा आपके पास डेटा अवेलेबल हो गया डिफरेंट कैटेगरी से। अब आप उनको 50 जो पार्टिसिपेंट हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दोगे कि इनमें से कितने तो आपके स्टूडेंट वो हैं जो डे टाइम में पढ़ते हैं, कितने आपके वो हैं जो नाइट टाइम में पढ़ते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ये हो सकता है कि उनका जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, ठीक है। उसके अलावा ये हो सकता है कि आपका क्या उनका एनवायरनमेंट रहता है, उस पर भी इम्पैक्ट करता है ना, कि एनवायरनमेंट कैसा है, क्या उनका एज है, ये फैक्टर भी हैं इम्पैक्ट करते हैं जो एक स्टूडेंट की लर्निंग को, ठीक है। तो ये सब हम चीज़ें क्या करेंगे, जो डेटा कलेक्ट किया है उसको हम डिवाइड कर देंगे अलग अलग कैटेगरी में, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा एनालिसिस में यही किया जाता है, जो आपके पास अवेलेबल डेटा है, जो आपने डेटा कलेक्ट किया है उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करोगे ताकि आप अच्छे से एनालाइज कर सको। उसके बाद आता है आपका टेस्टिंग हाइपोथेसिस। तो हमने हाइपोथेसिस जो बनाया था नल हाइपोथेसिस, अब उसको टेस्ट करते हैं हम, ठीक है। तो अब हमारे पास सब कुछ डेटा वेटा सब आ गया, एनालिसिस हमने कर दिया है। अब आएगा हमारा टेस्टिंग हाइपोथेसिस। हम बहुत ही पैरामीट्रिक और कोई नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो होते हैं आपके, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उनकी हेल्प से हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे।
बेसिकली नल हाइपोथेसिस को जो हमने बनाया था स्टार्टिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे उसको टेस्ट किया जाता है कि वो हाइपोथेसिस हमारी सही है या नहीं है। जो भी डेटा कलेक्ट किया है उसके बेस पे सारे टेस्ट वगैरह लगा के हमें पता चलता है कि नल हाइपोथेसिस हमारी ट्रू है या हमारी गलत है। तो अगर एक्सेप्ट कर लेते हो, ट्रू होगी तो एक्सेप्ट कर ली जाएगी, तो वो एक थियरी बना दी जाएगी कि हाँ ये सही बात है कि जो डे टाइम में पढ़ते हैं उनके कंपैरिजन में रात वाले जल्दी पढ़ते हैं, ठीक है, जल्दी सीखते हैं। और अगर या आपका नल हाइपोथेसिस रॉन्ग हो जाता है, प्रूफ, तो रिजेक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा ऑल्टरनेट जो हाइपोथेसिस होगा आपका कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, कि डे टाइम वाले कम पढ़ते हैं इन कंपैरिजन टू नाइट वाले, तो दूसरा ऑल्टरनेट जो हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाएगा अपने आप ही आपका, ठीक है। तो हाइपोथेसिस में आपका ये होता है। हाइपोथेसिस वगैरह टेस्ट करने के बाद हम करते हैं इंटरप्रिटेशन एंड जर्नलाइजेशन। तो 2 वर्ड है हमारे पास इसमें। बेसिकली आपका ड्राइंग कंक्लूजन एंड देन जर्नलाइजिंग इट। तो अभी आपने हाइपोथेसिस टेस्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद अगर आपका हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है तो आप क्या करते हो, एक थ्योरी बना देते हो और वो जर्नलाइज हो जाती है, ठीक है। तो अब ये जर्नलाइज हो जाएगी, तो आपने थ्योरी जो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया उसके बेस पे थ्योरी बना दी, उसे जर्नलाइज कर दिया कि हाँ ये होता है, ठीक है। लेकिन कुछ आपकी रिसर्च ऐसी होती है जहाँ पे हाइपोथेसिस नहीं बनते हैं। बहुत टाइप की रिसर्च ऐसी होती है, बेसिकली क्वालिटेटिव रिसर्च ऐसी होती है जहाँ पे आपका हाइपोथेसिस नहीं बनता है। तो वहाँ पे क्या होता है, आपका इंटरप्रिटेशन होता है। इंटरप्रिटेशन मतलब कि आप क्या करते हो, उसमें अंडरस्टैंड करते हो, एक्सप्लेन कर देते हो एंड में कि ये है हमारे रिसर्च से ये हमें मिला है, हम ये एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे कोई थ्योरी बनती नहीं है, यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि थ्योरी बनाने के लिए हमारे पास प्रॉपर एविडेंस वगैरह नहीं है। पर जहाँ पे हाइपोथेसिस था वहाँ पे आपका एक्सेप्ट होने के बाद थ्योरी वगैरह बन जाती है, ठीक है। तो आपका जहाँ हाइपोथेसिस नहीं होता वहाँ पर हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, और जहाँ पर हाइपोथेसिस होता है वहाँ पर हम जर्नलाइजेशन करते हैं। उसके बाद आ गया आपका रिपोर्ट राइटिंग। तो फाइनल स्टेज होता है आपका, फाइनल स्टेप होता है रिसर्च प्रोसेस का, जहाँ पे हमने पूरा जो रिसर्च किया है, ठीक है, रिसर्च फाइंडिंग जो है उनको रिपोर्ट करते हैं। जो भी हमने रिसर्च की है, क्या उसका आउटकम रहा है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव थे, किस किस तरीके से हमने रिसर्च किया है, पूरा सारा जो भी आपका पूरा जर्नी था रिसर्च फाइंडिंग, क्या क्या आपको फाइंडिंग्स वगैरह मिली हैं, टोटल आउटकम जो आपका रिसर्च का निकल के आया है वो आप रिपोर्ट राइटिंग में करते हो, ठीक है। वहाँ आप लिखते हो रिपोर्ट राइटिंग में। रिसर्च रिपोर्ट को आप एक सिस्टमैटिक वे में प्रेजेंट करते हो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, चार्ट्स एंड टेबल्स, ठीक है। तो जो भी डेटा आपको मिला है उसकी हेल्प से आप पूरी एक अच्छे तरीके से रिसर्च रिपोर्ट तैयार करते हो। जैसे डॉक्टर को आपने कोई प्रॉब्लम के लिए, डिजीज़ के लिए दिखाया, तो वहाँ पे आपकी रिपोर्ट बनाई जाती है ना पूरी तरीके से, क्या क्या प्रॉब्लम है। तो यही इसी तरीके से रिपोर्ट राइटिंग आपका होता है, क्या क्या आपका रिसर्च था, क्या ऑब्जेक्टिव थे, कितना आपका फुलफिल हुआ, क्या क्या आपको फाइंडिंग मिले, हाइपोथेसिस आपका टेस्ट हुआ है नहीं, क्या प्रोसीजर आपने अडॉप्ट किए थे। तो ये सब आपका रिपोर्ट राइटिंग में एंड में आउटकम निकाल के लिख दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका फाइनल स्टेप। तो ये आपके ओवरऑल 10 स्टेप हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सी यू सून।